बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, जब से अमेरिका में इंतखाबात हुए हैं, एक तासुर बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर भी की गई और टीवी चैनल्स पर भी की गई, और ये कहा गया कि जनाब अब देखें सूरत हाल पीटीआई वालों के लिए बेहतर हो जाएगी, बानी पीटीआई के लिए बड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अमेरिका के इलेक्शन जीत गए हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जनाब मामलात में नरमी नहीं आ रही। एक तरफ से सख्ती है तो दूसरी तरफ से भी अब सख्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। अब आज बिल आखिर अलीमा खान साहिबा, बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं, उन्होंने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कह दिया कि जनाब जिस तारीख का एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, जिसकी निशानदही और जिसका अंदेशा जिसे आप कह सकते हैं, वो कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से किया जाता था कि हम एक फाइनल कॉल के लिए निकलेंगे और सर पर कफन बांध के निकलेंगे, और अगर हम वापस नहीं आए तो अपने घर वालों को कह के निकलेंगे, फिर हमारे नमाज जनाजा पढ़वा दीगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की थी। लेकिन ये जब से इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, फरवरी में जब से इलेक्शंस हुए हैं, तब से लेके अभी तक एक नहीं मुतादिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर चुकी है। मुतादिद बार वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर चुकी है, जिसको आप लॉन्ग मार्च भी कह सकते हैं। उन्होंने जल्द से जुलूस भी किए, उन्होंने हर तरह का एहतजाज करके देख लिया, लेकिन मुश्किलात उनके लिए कम होने का नाम नहीं ले रही। अब माजी के जितने भी लॉन्ग मार्च हैं, या इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, या जलसे हैं, या जुलूस है, या एहतजाज है, वो अलग हो गए और अब ये फाइनल कॉल अलग हो गई। तो दोनों एहतजाजों में मुमासलत तो है, लेकिन इनफरादियत क्या है, उनकी अलग और इनकी अलग इनफरादियत क्या है? क्या वाकई में अब 24 तारीख को जिसको कॉल दी गई है, पहले जरा सुन लेते हैं अलीमा खान साहबा ने एग्जैक्टली क्या कहा, बानी पीटीआई की क्या जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने अपने कारकुनों को दिए। पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉल अब आज इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख दे दी है, और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। अब इस तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो इसका मतलब क्या है? कि ये फुल एंड फाइनल है, डू एंड डाई वाला वर्ड यूज किया जा रहा है कि जनाब ये डू एंड डाई वाला एहतजाज होगा। अब ये किस मामलात पे है? या तो बानी पीटीआई को जेल से छुड़ाने वाली बात है, तो क्या ये फिर अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि बाकायदा तौर पर रोडों पर एहतजाज करने के बाद बानी पीटीआई को छुड़वाया जाएगा? क्योंकि क्या ऑप्शंस हैं, इस पर जरा आज डिटेल में बात करेंगे। शायान नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, मैं स्टार्ट करूंगा अब्दुल्ला गुल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं माजी के एहतजाज और अभी की कॉल, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करूं, मुझे जरा समझाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में पैकिंग नई है, बाकी पीछे जो मटेरियल है वो सारा पुराना ही है। अच्छा, पहली बात यह है समझने की बात कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी पार्टी की क्या हैसियत है। क्या पार्टी के अंदर बाकी लोगों पे एतबार नहीं रहा, या पार्टी के बाकी लोगों ने उनका हुक्म अदूली कर दी? अगर हुकूमत अदूली की तो फिर उनको शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए था, और अगर शो कॉज नोटिस नहीं मिला तो फिर इसका मतलब है हुकूमत अदूली नहीं हुई। तो फिर अलीमा खान साहिबा से ये जो उन्होंने कहा, ये क्यों कहा, ये बड़ा अहम बात है। तो एक तो पहली बात यह है कि माजी में भी ऐसी बातें होती रही और हमने उसका नताइज भी देखे। मुझे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पार्टी जो मुल्कगीर होनी चाहिए, अगर वो किसी सूबे की मरहून मिन्नत हो गई है तो ये फिर बहुत बुरी बात है। क्योंकि हम अभी ये देख रहे हैं कि सिर्फ सूबे की हद तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं, और वो भी एक सरकारी सिस्टम में आते हैं। उसके बाद जो है वो हम उनको देखते नहीं है। तो पंजाब से जिस अंदाज में लोग निकलने चाहिए थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकलने चाहिए थे, वो उन्होंने माजी में कई दफा करके देख चुके हैं। अमेरिका के हवाले से जो बातचीत थी कि जी अमेरिका आएगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आएगा, असल में ये सारे जो बार बार नैरेटिव बनाए जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि पार्टी को जिंदा और मुतहर्रिक रखना जरूरी है। और उर्फे आम में जिसको कहा जाता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, ताकि लोगों की हिम्मत और हौसला कायम रहे।
वैसे ये सियासी जमातें करती रहती हैं इस किस्म के काम, इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। लेकिन अब मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर उसके बाद अगले दिन छूट जाएंगे, लेकिन नहीं छूटे। फिर उसके बाद अब ये एहतजाज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोगों को ये बावर कराया जा सके कि जनाब हमारा जो है वो एक बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है और अवाम सड़कों के ऊपर है, तो आप इंटरवीन करें। इंटरवीन अगर रिलैक्स है कि वो कर भी देते हैं, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर वो इंटरवीन करेंगे तो फिर उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नैरेटिव जो उसने अमेरिका मुखालिफ बनाया था और हम कोई गुलाम है की बात कही थी, क्या वो फिर उसको शदीद धचका नहीं लगेगा? तो यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान में बहुत सारे सूबों में जो अवाम है वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है। तो ये तमाम बातें जो अगर मैं सामने रखूं तो आपको फिर जो शाह फरमान साहब का और दीगर जो आपको याद होगा असद कैसर साहब का, शाह फरमान कह गया, असद कैसर साहब का बयान कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि दिसंबर में जो है वो हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि दिसंबर में अमेरिकी इलेक्शन का नतीजा सामने आ चुका होगा और उसके बाद जो है वो। बट अब्दुल्ला साहब ये तो 24 नवंबर को निकलने की बात कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे वो तो 20 जनवरी को उठाएंगे, तो आपको लग रहा है 2 महीने तक एहतजाज, अगर कोई तस्वीर उनको दिखाई भी जाएगी, लेट सपोज, हालांकि ये अपना इंटरनल हमारा पाकिस्तान का मामला है, लेकिन अगर किसी और मुल्क के सदर को ये तस्वीर दिखाई भी जाएगी, तो आपको लगता है इतनी कैपेसिटी अब है इनके अंदर कि 2 महीने का एहतजाज कर सके? सलमान मिर्जा साहब, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ। मकसद यहाँ ये है कि इस टाइम पे ये जो एहतजाज है उससे क्या होगा? अच्छा, फिर क्या जेल तोड़वा के ले जाएंगे लोगों के साथ? तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि बात तो अदालत ने दी है ना इसको सजा, तो अदालत ही जो है इसके ऊपर मामला करेगी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो 100 तरजीहात हैं पहली, आपने कहीं उसमें मुलाहिजा किया कि उसमें इमरान खान साहब की रिहाई का जिक्र हुआ हो या पाकिस्तान का नाम भी आया हो? और अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं कि इस टाइम पे जो अमेरिकन तरजीहात हैं उसके अंदर गालिबन 5वें या 6ठे नंबर के ऊपर जो इस खित्ते के अंदर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान फॉल करता है उनके लिए। तो डू यू बिलीव कि वो आते ही पहला हुक्म सदारत जो है वो ज्वाइन डाल देंगे कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए? ये दोस्त, अमेरिका ने हमेशा अपने मफादात को जो है प्रोटेक्ट किया, उन्होंने शख्सियात को कभी प्रोटेक्ट नहीं किया माशवाए उन शख्सियात के जो उनके लिए काम करती रही हैं। और वो भी आपको याद है कि उनको डिच कराते हैं, उनको धोखा दे देते हैं, अपना मतलब उल्लू सीधा करने के बाद वो उनको आपने भी वैसे बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा किया, 5वें 6ठे नंबर पे आपने रख दिया, वरना मैंने आज तक अभी क्योंकि मैं पूरी इलेक्शन कैंपेन इनकी देख रहा था, उसको कवर कर रहा था, अभी इलेक्शन जब ये सारे मामला हम लोग देख रहे थे, ये रशिया, चाइना, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, ये तो आप समझ लें कि ये उनके लिए ज्यादा दर्द सर हैं। उन्होंने उनके भी नाम नहीं लिए, उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात की, उन्होंने अबॉर्शन की बात की, उन्होंने दीगर चीजों की बात की, इकोनॉमी की बात की, उन्होंने इसके अलावा यहां तक तो वो आए नहीं अभी तक ना, वो तो खैर खारजा पॉलिसी बहुत आगे की बात है उनके लिए। जी बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि उनका तरजीहात में हम है ही नहीं, ऐसे ही हम पता नहीं तू कौन मैं खाम खा हम अपने देखिए ना, वो फिर इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को ये बताने के लिए कि नहीं भाई एक उम्मीद कायम रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इस टाइम पे ना एस्टेब्लिशमेंट और ना ही जो है वो हमारी हुकूमत इस टाइम पे किसी किस्म की जो जिसको कहते हैं ना कि लेवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, शुरू की और बातें थी, लेकिन पीटीआई ने अच्छा नहीं प्ले किया पॉलिटिकली, उन्होंने महाज आराई के ऊपर जो है वो कदम रखा। और मैं तारीख के पन्नों को अगर झांकूं तो आप जरा चले जाएं, पाकिस्तान के कयाम से पहले खाकसार तहरीक हुआ करती थी, बड़े जबरदस्त किस्म के लोग होते थे, अल्लामा मशरकी वगैरह के, और वो बाकायदा परेड करते थे, खुदाई खिदमतगार कहलाते थे, वो वर्दियां पहनते थे, बाकायदा खाकी रंग के सलवार कमीज पहनते थे, बूट पहनते थे, लेकिन वो बगैर तैयारी के स्टेट की ताकत के साथ ब्रिटिश एम्पायर के साथ जाके टकरा गए। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, खाकसार तहरीक दोबारा उठ नहीं पाई। तो मैं ये समझता हूँ कि विदाउट प्रेपरेशन एंड विदाउट ए सुपीरियर आइडियोलॉजी यू मस्ट नॉट फाइट एंड एंगेज योरसेल्फ विद मेथड्स ऑफ स्टेट। भारत का मामला पॉलिटिशियंस के साथ था, आपको पहले दिन से पॉलिटिशियंस के ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए थी, और शायद आज आप मौजूद होते अगर आपने अपनी हुकूमतें
पंजाब की और केपी की ना तोड़ी होती और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ना गंवाया होता, तो आप जो है आज कहीं मौके पे खड़े होते। लेकिन मसला यह है कि आपने पॉलिटिक्स नहीं खेली, आपने पॉलिटिकल फिगर्स को खत्म करने के बजाय टारगेट आपने उठ के आर्मी को जो है वो टारगेट शुरू कर दिया। आपका बाजवा साहब के साथ प्रॉब्लम था, आपने जनरल आसिफ मुनीर साहब को क्यों आपने दरमियान में आड़े हाथों लिया? अब आप के साथ जो है वो पंगा लेंगे तो फिर पंगा इज नॉट चंगा। अच्छा सर, अगर आप इजाजत है मैं जरा शायान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ तो पूछता हूँ, शायान साहब ये चलें डू एंड डाई भी हो सकता है, सर कफन बांध के भी निकल सकते हैं, एहतजाज आपका हक है, आप एहतजाज कर भी सकते हैं। सर ये एहतजाज शायान साहब व्हाट डू यू थिंक ये है किस चीज के लिए? अगर खान साहब को आपने जेल से बाहर निकालना है तो क्या ये एहतजाज के थ्रू होगा? अगर किसी चीज के लिए निकल भी रहे हैं तो बेसिक आपके पास मुतालबात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो लाने के लिए शुक्रिया। देखें, खान साहब को पिछले 3.5 माह से ये तोशाखाना 2 केस में रिमांड पे रखा हुआ है, तो जो लीगल उनके केसेस हैं वो तो सारे खत्म हो चुके हैं। एक इतने बड़े लीडर को जो कि एक कौमी हीरो भी रह चुका हो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसको इन्होंने 3.5 महीने से रिमांड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर आपकी यूनाइटेड नेशन ने भी और बाकी वर्किंग ग्रुप में कांग्रेसमैन ने, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने भी पे हाईलाइट की है बात कि ये इलीगल इनकार्सरेशन भी है और उसके अलावा ये एक उनकी ज़िंदगी को थ्रेट भी है इस कंडीशन में, बिकॉज उनके पास अपनी सिक्योरिटी नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट में, और जो उनके मुखालफीन हैं उनके पास उनकी कस्टडी है और जो बाकी खतरात लाक होते हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो जो एहतजाज हैं, एहतजाज तो आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 1.5 साल से लगातार एक एहतजाज के मोड में है, और सिर्फ इस पाकिस्तान में जो खराबी है, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जो फंडामेंटल इशूज हैं पाकिस्तान में, उसके खिलाफ इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आवाज उठा रही है। अरे हुजूर, मैं ये पूछ रहा हूँ एक बुनियादी मुतालबा होता है ना, एक बुनियादी मुतालबा क्या है कि सर जैसे आप बोले भाई 26वीं आईनी तरमीम को आपने वापस करना है, आप ये कहें कि भाई खान साहब को रिहा कराना है, बेसिक आपका मुतालबा। जी वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे 4 बुनियादी मुतालबे जी, और वो इंटरलिंक्ड हैं आपस में। एक, हम ये 26वीं आईनी तरमीम को वापस करवाना हमारा मुतालबा है, और वो इस वजह से जो उसका दूसरा हमारा मुतालबा है वो ये है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, और जो चोरी शुदा मैंडेट है जिसकी बेसिस पे ये पार्लियामेंट बनी है, उन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम पास की है, तो ये 2 मामले इंटरलिंक्ड हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, जो खान साहब का हमेशा से फंडामेंटल एक मुतालबा रहा है उनकी सारी मूवमेंट्स में, और चौथा जो मेन एक मुतालबा है वो ये कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, केसेस खत्म किए जाएं, और उसमें जो प्राइमरी सियासी कैदी हैं वो इमरान खान साहब हैं। आपकी प्रायोरिटीज में 4थे नंबर पर खान साहब की रिहाई है, वैसे ये अगर मैं देखूं तो चौथे नंबर पे नहीं, ये तो हम अब किसी ऑर्डर में भी बता, लेकिन मैं देखें मेरे साथ ना ये हाजी गुलाम अली साहब भी हैं, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं। शायन साहब ये बताइए, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर की है, आप एहतजाज से उसको वापस कैसे करा सकते हैं? मैंडेट वाली बात, आप अदालत में जा सकते हैं, आप मैंडेट अपना एक्सेप्ट कैसे कराएंगे, या आप इलेक्शन कमीशन जो आईनी इदारा है आप उसके पास जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, लेकिन रूल ऑफ लॉ आपने बड़ी जेनेरिक किस्म की बात की है, प्रिसाइजली अगर आप उसको बताएं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ तो ये भी था जो सिग्नल तोड़ेगा वो रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। चौथा, फिर आपने सियासी कैदियों की रिहाई। सर ये सारे मामला क्या एहतजाज से हो जाएंगे? देखें, जो आइन की बालादस्ती है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, लोगों के घरों में वारंट के बगैर घुसना, चार दीवारी पे माल करना, लोगों को उठाना, उनके रिश्तेदारों को उठाना, इंटिमिडेट करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करना, उसके अलावा जिस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग कराई गई, आपने देखा कि आईनी तरमीम पास करवाने के लिए ऑपोजिशन बेंचेस पे लोगों को मूव किया गया। तो ये सारी चीजें जो फंडामेंटल इशूज हैं, जो कि कोर्ट्स भी नहीं चल रहे, अब कोर्ट्स के अंदर हम जो इलेक्शन पिटीशन लगी हुई हैं, 70 ऑलमोस्ट 88 नेशनल असेंबली की इलेक्शन पिटीशंस लगी हुई हैं, वो कहीं नहीं जा रही, बल्कि जो रिकाउंटिंग में खुलती हैं वो एक मैं समझ गया। अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊंगा और मैं आपसे सवाल ही करूंगा कि आपको क्या लगता है, मैं अब ये चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे, अब इनको हम दिखाएंगे कि स्ट्रीट प्रेशर। ठीक है, चले, क्या इससे आपको फायदा होगा? अगर फायदा होना होता तो माजी में हो चुका होता। इस सवाल से मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन जरा मैं हाजी गुलाम अली साहब को, साबिक गवर्नर केपी हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। हाजी साहब,
ایک فائنل کال کی بات کی جا رہی ہے، 24 نومبر کو نکلیں گے، اور جس صوبے کے آپ ماضی میں گورنر رہے انہی کے جو ابھی وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کفن باندھ کے نکلیں گے، اگر واپس نہیں آئے تو نماز جنازہ پڑھ لیجئے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جناب اب یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہو گیا، فائنل کال ہے۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ فائنل کال، یہ ڈو اینڈ ڈائی، یہ کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی فیصلوں میں اپنے پارٹی کے مشاورت سے کرنے میں آزاد ہے، اور جو فیصلہ کرتا ہے اپنے آگے پیچھے ماضی مستقبل سب کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ میرا بحیثیت ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میرا اوپینین ہے، مشورہ ہے وفاقی حکومت کو بھی صوبائی حکومت کو بھی، کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے دیکھا کہ 60-65 ترمیمات شامل تھی، اور پھر پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ، پی 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 اور دیگر سیاسی جماعتیں مسلسل رابطے میں تھے، تو 64-65 سے کم ہو کر 23-24 پر آ گئے۔ صحیح ہے۔ اور تقریباً پی ٹی آئی چونکہ اس ترمیم کے ملاقات کے بعد ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس پہ ادھر تک آنے پہ سب متفق تھے۔ اسی طرح میری یہ رائے ہے کہ ہمارے ملک میں موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو مد نظر رکھ کر اگر ایک طریقہ سیاسی جماعتیں حکومت پہ زیادہ فرض بنتا ہے وفاقی حکومت پر کہ وہ اس تناؤ اور اس جذبات کو کم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک میٹنگ بلائی جائے، آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں۔ 26ویں ترمیم میں مشاورت ہوئی ہے، اسی طرح اگر پی ٹی آئی کے جو مشکلات ہیں یا ان کے جو خدشات ہیں یا ان کے جو تحفظات ہیں، بالکل پیش نظر مقدمات ہیں، جیلوں میں بند ہے، اس پہ اگر کوئی اچھی سی بیٹھک ہو جائے اور ملک کو اس عدم استحکام سے نکالا جائے تو میرے خیال میں سر پہلے تو پھر ان کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ یہ سٹیک ہولڈر بھی ہیں، یہ سیاسی جماعت بھی ہیں۔ آپ نے عطا تارڑ کی گفتگو سنی ہوگی، آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، وہ تو سیاسی جماعت بھی نہیں مانتے، وہ تو سٹیک ہولڈر بھی نہیں مانتے، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ میں تو آج ابھی بھی کہتا ہوں، پاکستان کے عوام سن رہے ہیں آپ کے وساطت سے، کہ دیکھیں حکومت میں جو بھی بیٹھا ہوا ہو وہ ماضی سے سبق حاصل کرے، اور ماضی ہمارا پی ٹی آئی ہے، یہی باتیں وہ بھی کرتے تھے، اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات، طنز اور اس طرح کی باتیں نہ کرے، بلکہ حکومت کے وزراء، حکومت کے تمام ذمہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جوڑنے کی طرف جائے، توڑنے کی طرف نہیں۔ اور اگر وہ توڑنے کی طرف یا توڑنے کی باتیں کریں گے تو یہ پھر کسی شاہد دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ملک میں الیکشن ہوں گے، کبھی پیپل پارٹی کی حکومت تھی، کبھی ہماری حکومت تھی، کبھی مسلم لیگ کی تھی، کبھی پی ٹی آئی کی تھی، لیکن آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن جو ہے نا، یہ اس ملک کا واحد حل ہے کہ جس کا جو قوت ہے اس کو ملے، اور وہ اگر ڈیلیور نہ کر سکے تو قوم خود بخود۔ حاجی صاحب سر آپ لوگوں نے بھی تو احتجاج کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، پھر آپ نے مولانا صاحب نے شکوہ بھی کیا تھا کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا جلسہ بھی ختم کیا تھا، آپ نے اپنا لانگ مارچ یا آپ کہہ لیں کہ دھرنا بھی آپ نے ختم کیا تھا۔ سر حاصل تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا، احتجاج سے حاصل ہو جائے گا سر؟ دیکھیں احتجاج ایک دباؤ ہے، سیاسی جماعتیں ڈالتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ جو صورتحال پی ٹی آئی کے محترم بھائی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اگر یہ وفاقی حکومت
इसको देख ले और इस चीजों को कम करे। और अगर वो मौलाना फजल रहमान के पास आ सकते हैं तो चाहिए कि पीटीआई के साथ भी मिले, उनसे भी बात करें। अच्छा। हमने एक गर्म माहौल को ठंडा करने के लिए हुकूमत के कुछ लवाजमात होते हैं और उनका फर्ज बनता है कि वो माहौल को दुरुस्त रखेंगे। अपोजिशन का फर्ज बनता है कि माहौल को गर्म रखेंगे। तो अगर हुकूमत भी गर्म रखे और अपोजिशन भी गर्म रखे तो मुल्क का माशी और सियासी सूरत मुश्किलात हो जाएगी। गवर्नर साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, सर एक चीज ये भी है ना, आप अगर ये एहतजाज के लिए 24 तारीख को निकलते हैं और चलें एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं कि चलें लेट सपोज अगर ये एहतजाज उसी तरह का एहतजाज साबित होता है जैसे माजी में हुआ कि वहां पर पहुंचे उसके बाद डिस्पर्स हो गया, आपको नहीं लगता कि सर हुकूमत भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, मईशत उनसे संभल नहीं रही, बेरोजगारी उसी जगह पर खड़ी है, महंगाई उसी जगह पर खड़ी है, और अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने के बजाय अगर इस तरह से रोड पर एहतजाज करेंगे और फिर उनको नई सबकत मिलेगी हुकूमत पर, तो हुकूमत को तो फिर दुआ मिलता है अपनी पॉलिसीज में। देखिए बात यह है कि जो बात देखिए, हाजी साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। सर हाजी साहब, सर अगर आप इजाजत दें। अब्दुल्ला गुल साहब जी हुक्म करिए। जी देखिए बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है फिच की रिपोर्ट का, आपको पता है इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने इस हुकूमत के 18 महीने दिए थे जिनमें तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। और जाहिर है हुकूमत जो है उसके साथ जरूर होंगी। और ये भी हमें पता है कि अमेरिका में जब भी सदारती इंतखाबात होते हैं पूरी दुनिया की खारजा पॉलिसियों के अंदर जो है एक वाज़ेह तब्दीली आती है और असरात मुरतब होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात अहम तरीन है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ है वो स्ट्रीट पावर खोती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, बिल्कुल दबाव है, लेकिन दबाव के नतीजे में भी पार्टियां चलती हैं। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि बादबानी कश्ती बन गई है पार्टी, कभी अलीमा खान साहिबा उसको जो है फूंक मारती हैं, तो कभी बैरिस्टर गौहर मारते हैं, कभी जो है वो अली अमीन साहब चलाते हैं, तो कभी जो है वो सलमान अकरम राजा साहब नजर आते हैं। तो मकसद ये है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रॉथ। ये जो दो अपना मल्टीपल मुलगाओं में मुर्गी हराम वाली बात है। क्योंकि जो अभी सूरत हाल है उसको देखें कि जो अभी हमारे भाई कह रहे थे बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये बताइए कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम को यकीनन वापस करवा लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था और फौज और पीटीआई एक पेज के ऊपर थे और बड़ा मजबूत पेज था, तो उस टाइम पे खुद उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे बिल पास कराने के लिए है आईएसआई की जरूरत पड़ती है। तो फिर 26वीं आईनी तरमीम कैसे ये वापस करवाएंगे जब हुकूमत के अंदर अपनी इनके वो मामलात नहीं बिल पास होते थे और उसको आईएसआई की जरूरत पड़ती थी। तो आज कैसे जो है बगैर हुकूमत में हुए वो ये 26वीं आईनी तरमीम वापस करा लेंगे? ये बड़ा एक मेरे ख्याल में अजीब लोगों के दिलों के अंदर। देखिए सबसे अच्छी सियासत वो होती है जो लोगों को रेडी वालों से आदमी पूछे, वो आपको सारा हाल जो है वो सीधा बता देता है। देखिए लोगों के पास इस टाइम पे ये नहीं है कि उनकी लीडरशिप जेल में है या नहीं है। लोगों को यह है कि जी केपी के हालात जो हैं क्या वो इस काबिल है कि उसके अगर मुकाबले में दिखाया जाए तो एक मिसाली सूबा बन के नजर आए। तो फिर मिसाली सूबा बनने के लिए जरूरी है कि तवज्जो लोगों के जो फलाह और बहबूद और उनकी हिफाजत, कफालत और अदालत के मामलात को देखा जाए तो शायद बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं। और जो मफाहमियत की पॉलिसी है, सियासत जो होती है, उसमें आपको देर और सवेर लचक दिखानी पड़ती है। और आईएसपीआर के डीजी जनरल अहमद शरीफ साहब 2 दफा बयान दे चुके हैं बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, एक मई में और एक गालिबन उसके चंद दिन बाद हुई थी। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि जी 9 मई के वाकयात पे माफी मांगे और हुकूमत के साथ मज़ाकरात शुरू करें। तो रावलपिंडी जो है मज़ाकरात नहीं करेगा। आपने सियासतदानों को निशाना बनाना था, आपने इदारों को निशाना बना लिया। मेरे ख्याल में ये कोई दानिशमंदाना इक़दाम नहीं था। ठीक है। आप इस पॉलिसी से बाहर नहीं आएंगे। अभी
जिस तरह से हाजी साहब सुना रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक राय रखता हूँ कि मफाहमत होनी चाहिए, लेकिन मफाहमत इदारे कभी नहीं मानेंगे जिनके शोहदा को गालियां दी गई, जिनके मुजस्मों के गले काटे गए, जो हीरोज थे पाकिस्तान के। आज भी आप देखें, मैं आपको ये ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप मुझे ये बताइए कि अभी जितने शोहदा होते हैं, आप मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ के लोग क्या आज उनके जनाजे पे आपको नजर आते हैं? पुलिस के शोहदा हुए, क्या उनके जनाजों को कंधा देने के लिए तहरीक इंसाफ केपी के लोग गए जो उनकी लीडरशिप थी? ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में एक दूरी पैदा हो चुकी है। इसको पाटने की जरूरत है और यकीनन एक मफाहमती अमल की जरूरत है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जो तनकीद बराए तनकीद का मामला रखना है और नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कराना है, आई एम सॉरी, ये मामला फिर बहुत तवील चले जाएंगे। सर इजाजत है, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे तीनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शायान साहब ये बताइएगा, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मुतालबात, अच्छा अभी मेरे ख्याल से शायद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। हाजी साहब सर ये बताइएगा, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है रोडों पर 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर, उससे पहले दीगर मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक समझ लीजिए कि साथ साथ चल रहे थे, तो आप भी मौजूदा सिस्टम से नाला हैं, आप भी इलेक्शंस के हवाले से नाला हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए, मैंडेट चोरी किया गया, दीगर मामलात हैं, रूल ऑफ लॉ की बात की गई, तो आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम नवाब बनेंगे इस एहतजाज में? देखिए, हमारा पहले दिन से जब इलेक्शन हुआ उसके अगले दिन हमारी जमात में मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन को साफ और शफाफ के बजाय इलेक्शन पर डाका डालने का ऐलान किया था। और हम ये कहते हैं कि हम हमेशा आईन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी करते हैं, लॉन्ग मार्च भी करते हैं। कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम के दामन पर ऐसा दबा नहीं है कि वो गैर पार्लिमानी अंदाज में मुल्क की सियासी एहतजाज का हिस्सा बने। हाँ, ये जरूर है कि हम बेहसियत पार्टी, हमारे कायद मौलाना फजल रहमान ने कई बार कहा है कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, सही है, इलेक्शन गैर जानिबदाराना नहीं थे, सही है, इलेक्शन में मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन इसका हल ये है कि हम सियासी जमातें आपस में बैठे। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के साथ हमारे बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे, लेकिन इख्तिलाफात होने के बावजूद भी आस्ता आस्ता सियासी माहौल के लिए और सियासी हदफ हासिल करने के लिए हमने कोशिश की और पीटीआई ने भी कोशिश की और दीगर सियासी जमातों ने भी कि हम एक हो जाएं और एक आवाज बनकर इसके लिए काम करें। तो अब असेंबली में तो अपोजिशन का किरदार तकरीबन मुत्तफिका अदा हो रहा है, लेकिन असेंबली से बाहर अगर हम आप एक यूनाइटेड किस्म का पोजीशन बनाते हैं और सियासी जमातें एक होती है, तो इसके लिए डिस्कशन की जरूरत होती है आई लेवल पर, और फिर दोनों या 3 या 5 जमातों के जो उनके एग्जेक्टिव काउंसिल है या शूरा है वो फैसला करके फिर किसी एक पॉइंट पर या किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो सकती है। सही है। तो इस सियासत में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि ये नहीं होगा। ठीक है। जब पीटीआई के साथ तमाम अपोजिशन असेंबली में एक है तो बाहर भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए होमवर्क की जरूरत होगी। ठीक है, बैठना होगा, लाएअमल तय करना होगा, एजेंडा तय करना होगा। बाकी हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपना सियासी सोच है। हम अपनी तरफ तरीके से आवाम में जाएंगे, पीटीआई अपने तरीके से जाएंगे। एक होकर भी ये बात सबको आया है कि खैबर पुख्तनख्वा में
हमारा और पीटीआई का मुकाबला होगा। खैबर पुख्तूनख्वा में और पार्टियां कोई नहीं है, ना हमारे मोहतरम मुस्लिम लीग है, न पीपल्स पार्टी है, यहाँ जो है पीटीआई है और जमीयत उलमा इस्लाम है। मुकाबला फिर भी हमारा और इनका होगा, लेकिन वो इलेक्शन में होगा। इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए अगर हम सब एक होकर हम रास्ता हमवार कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, तो ये कोई जैसे पाकिस्तान तरीके साहब तमाम लोगों पर कहती है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो आप भी समझते हैं केपी में पीटीआई की हुकूमत फॉर्म 45 की है? देखो, हम तो यही कहते हैं कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, पीटीआई ने किया, और पीटीआई भी कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। तो असल बात ये है कि मुल्क में ये पाकिस्तान हमारा भी है, तमाम सियासी जमात। नहीं सर, केपी में किसने मैंडेट चोरी किया? क्योंकि केपी में तो पीटीआई की हुकूमत है ना। खिलाफ हूँ बदाद खुद कि हम हर चीज में इदारों को मुलव्वस करते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा कि आईएसआई के बगैर ये नहीं होगा, ये पाकिस्तान के इदारे हैं और हम पाकिस्तान के अवाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें चाहिए कि सियासी माहौल, सियासी बातें असेंबली में हल करे, और अगर हमें अंदाजा हो कि ये असेंबली में नहीं हो सकती तो बेअमरे मजबूरी लोग सड़कों पे आते हैं। और मेरी ये भी एक तजवीज है कि हमें अदालतों को सियासी मुकदमात ले जाने से गुरेज करना चाहिए। और अभी देखो नवाज शरीफ की स्टिकर चल रहे हैं कि मुझे निकाला गया, क्यों निकाला गया, अभी अभी चल रहा है, और कहता है कि मुझे सारी उम्र के लिए नाइल किया गया। तो किसने किया? मतलब अदालतों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अदालतों में ग्रुपबंदी बनाना ये मुल्क और कौम के लिए खतरनाक बात है। अदालतें आजाद छोड़नी चाहिए, अदालतें आईन और ठीक है सर, हुजूर हो गया। मैं आपकी बात नहीं होना चाहिए कि जिस तरह इस पर हमारा जमात का बहुत ज्यादा तहफुजात है, जिस तरह ठीक है हुजूर, अदालतों को तस्लीम किया, बिल्कुल जिस तरह चीफ जस्टिस और सीनियर जजों ने जो फैसला किया कि आईनी बेंच का सर। ठीक है सर, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, मैं जरा शायान साहब से भी मैं चाह रहा हूं कि उनसे कमेंट्स ले लूं कि अगर ये चारों मुतालबात लेट सपोज नहीं मंजूर होते हैं तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? मतलब ये जो डू एंड डाई वाला मामला है, ये जो सर पे कफन वाला मामला है, इसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझाएंगे कि अगर ये चार मुतालबात जो कि बज़ाहिर अभी आपको भी यकीन है कि ये मंजूर नहीं होने हैं, जो चार मुतालबात आपने रखे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, घरों को वापस आ जाएंगे, फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहेंगे कि ये सारा मामला ऐसे हो गया, फिर वो अचानक केपी की असेंबली में पहुंच जाएंगे, ये तमाम चीजें दोबारा होंगी? देखें जी, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, अब्दुल्ला गुल साहब काबिल एहतराम है, वो ये कह रहे हैं कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, या जो भी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ये बात क्लियर है कि इमरान खान साहब की लीडरशिप है, और इमरान खान साहब से पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। जिस तरह आपने देखा कि कल जो 5 पॉलिटिकल लीडर गए थे, जिसमें से 3 असेंबलीज के अपोजिशन लीडर थे, सेनेट के, नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, उनको डिटेन कर लिया गया, चौकी में बैठा लिया गया। खान साहब से पिछले हफ्ते भी मुलाकात नहीं कराई गई, इस हफ्ते भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने जो आज बहन से मुलाकात हुई तो उनके थ्रू उन्होंने डेट का अनाउंस किया, लेकिन इसका लाए अमल तो वो पहले से ही बना रहे थे, और ये हमारे पास ये लाए अमल पहले से मौजूद है कि ये फाइनल कॉल पे हमने क्या करना है। और जो जिस तरह हम इसमें एहतजाज करते रहे, वो इसी की कुछ प्रैक्टिस थी और चीजें थी जो कि चल रही थी, और हम अपना स्ट्रीट पावर दिखाते रहे हैं। स्ट्रीट पावर है तो कंटेनर लगते हैं और शेलिंग होती है, लोगों के घरों में छापे पड़ते हैं, एक एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर 20-20, 25-25 पर्चे हुए हैं। तो और खान साहब ने ये मुतअद्दिद दफा बोला कि जो पाकिस्तान का फैसला है वो पाकिस्तान की सड़कों पे ही होगा और पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी, कोई अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। जहां तक ये इलेक्शन की बात थी, उन्होंने सिर्फ ये बोला, पर पार्टी का ये स्टांस है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बायस थी, वो साइड ले रही थी। हमने ये बोला कि ये जो अब एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये न्यूट्रल रहेंगे। अच्छा, इससे ज्यादा हम किसी से चलें, पॉइंट हो गया सर। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं सर शायद साहब, क्योंकि फिर टाइम की कमी है ना। ये जो 4 मुतालबात हैं, ये हम फाइनल कॉल पे निकलेंगे, और हम जाके जब आप देखेंगे कि कई 100 पार्लियामेंटेरियंस सेनेट के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के बैठेंगे, पाकिस्तान की आवाम निकलेगी। हमने वाइडर सिविल सोसाइटी को दावत दी है, जिसमें लॉयर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आम आवाम
اور یہ پھر سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہوگا، یہ پریشر بلڈ کیا جائے گا، اور یہ جو نمبرز اگر انہوں نے پورے کرنے ہیں یہ آئینی ترمیم کو ریورٹ سر کریں، سڑکوں پر خان صاحب فیصلہ کو ہونا ریلیز ہوتا تو کریں. پھر سر 2014 مینڈیٹ میں ہو چکا ہوتا. سر آپ نے جو اتنا طویل دھرنا دیا تھا، اگر سڑکوں پر فیصلہ ہونا ہوتا تو پھر مولانا صاحب نے بھی آپ کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا تھا، اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئے تھے، جس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ سیاسی مذہبی بچوں کو لے کر آئے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے بیانات تھے. پھر اگر اسی طرح سے فیصلہ ہونا ہوتا تو پہلے جو آپ لوگوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا اس کا کوئی حاصل اصول تو نکلتا نا. یہ پہلے سے کس طرح سے ڈیفرینشیٹ ہوگا، کس طرح سے الگ ہوگا، انفرادیت کیسی ہوگی اس کی؟ یہ ڈو اور ڈائی کا مطلب ہے کہ بیک اگینسٹ دا وال ہے. انہوں نے ہمارے لیے کوئی پریشر ویلو چھوڑا ہی نہیں. جس طریقے کی ان لوگوں نے فسطائیت سے کام لیا ہے، بربریت کی ہے، انہوں نے لوگوں کے چادر چار دیواری پہ مال کی ہے. لوگ اب اپنی غیرت عزت کے لیے اور عام عوام اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے اپنے لیڈر کو نکالنے کے لیے لوگ نکلیں گے، اور اب یہ واپس کے راستے سارے بند ہیں. لوگ اپنی تیاں جلا کے آئیں گے. مطلب آپ دھرنے تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ چاروں چیزیں منظور نہیں ہوتی؟ بالکل بالکل ہم بیٹھے رہیں گے. اور ہماری 2014 میں جو اسٹرینتھ تھی، آج ہماری اس سے کئی زیادہ پاپولیرٹی اور اسٹرینتھ ہے. ہمارے پارلیمنٹ، ان کی چوری شدہ مینڈیٹ کی گورنمنٹ کے باوجود ہمارے پاس اتنے بگ نمبرز ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے. اور ہمارا ووٹ بینک دیکھیں 3 کروڑ ہمیں ووٹ پڑا ہے. تو جب کئی یہ لاکھوں ملینز لوگ نکلیں گے اور بیٹھیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا. ان سے آگے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی. تو ہمارا تو ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ آپ چیزیں ریکنسائل کریں. ہم کوئی یہ اچھا ویسے اس وقت پارٹی کون چلا رہا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال یہ کہ آپ نے پارٹی وکیلوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، تو آبویسلی سیاسی لوگ اتنے سامنے نظر نہیں آ رہے اور وہ آتے بھی نہیں ہیں، پھر دیگر معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو پارٹی یہ پولیٹیکل سے زیادہ لائرز چلا رہے ہیں آپ کی؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل لوگ کیوں نہیں ہیں، ہمارے کئی 100 پارلیمنٹیرینز ہیں. آپ دیکھیں کہ ایون جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پولیٹیکل لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اور گراؤنڈ پہ بھی جو آج میسج آیا خان صاحب کی طرف سے کہ ٹکٹ ہولڈرز جو آبویسلی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ لیڈ کریں گے. لائرز کو اس لیے کچھ سپیس ملی ہے اور پارٹی کے معاملات کے اندر وہ ذرا تھوڑا سا آگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رول آف لا کا پرابلم ہے، اور دوسرا خان صاحب کے ساتھ انٹرفیس کا ہے. بیکاز خان صاحب کے جیل ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کے لائرز ان کو ملاقات کا موقع ملتا ہے، تو اس وجہ سے لائرز جو ہیں وہ ذرا زیادہ اس وقت پرومیننٹ رول میں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا. چلیں لاسٹ کامنٹ مجھے عبداللہ گل صاحب سے. عبداللہ گل صاحب، سر یہ ریئلسٹک آپ کو لگ رہی ہیں باتیں؟ یہ حقیقت سے قریب ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں ہوتے ہم دھرنے پر بیٹھے رہیں گے؟ 2014 میں بھی اس طرح کے معاملات تھے، مولانا صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح معاملات حل ہو جائیں گے؟ 10 سال پہلے نہیں ہوئے تو 10 سال کے بعد تو دنیا بدل جاتی ہے، پاکستان کافی بدل گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو جائے گا پولیٹیکل سینیریو کو دیکھ کے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان میں تو کوئی اٹریکشن نہیں آئے گی. مغرب میں بھی کوئی اٹریکشن مجھے نہیں لگ رہا کہ مغرب کے اندر کوئی اس کو بڑے کوئی اٹریکٹیو انداز میں دیکھا جائے گا. جیسے شروع میں میں نے کہا کہ ہم تو پاکستان ان کی ترجیحات کی لسٹ میں ہی نہیں شامل، اور نہ اب ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر رہے ہیں. انہوں نے انڈیا کو اپنا ایلائی چنا ہوا ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے جہاں تک یاد ہے 2018 کے الیکشن میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو اعتراض ہوا وہ تقریباً الیکشن کے دھاندلی کے اوپر، اور جو اعتراضات الیکشن کے طریقہ کار تھے وہ 88 درخواستیں جو ہے وہ موصول 200 درخواستیں موصول تھی، 205 تھی یا غالباً 202 تھیں. لیکن اس بار جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے لیے 88 درخواستیں ٹوٹل آئی ہیں. تو پھر الیکشن جو رگ ہونے کا اگر بات کی جائے یا اس کا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہوئے ہیں، وہ اس وقت بھی ہوئے تھے، اب بھی ہوئے. لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بالکل سب کو رائٹ ملنا چاہیے احتجاج کا، اس میں ٹی ایل پی کو بھی ملنا چاہیے تھا. ٹی ایل پی بھی ایک ایسی پارٹی تھی جس نے تیسرے نمبر پہ ہائیسٹ ووٹ لیے تھے، لیکن پھر ان کو احتجاج کا رائٹ جو تھا وہ کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان کی داڑیاں تھیں، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ایک اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ جو بھی ان کی نیت کے مطابق اور ان کی ایمان کے مطابق تھا. انہوں نے ایک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی بات کی تھی، تو پھر ان کے اوپر تو گولیاں بھی چلی تھیں، ان کے اندر 64 لوگ بھی مار دیے گئے تھے چوک یتیم خانہ میں. اور بدترین فسطائیت جو ہے وہ ہم نے دیکھی، بربریت، ظلم اور ریاستی دہشت گردی کو ہم نے عملاً دیکھا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح تھا یا وہ غلط تھا اور یہ آج صحیح ہے. آج بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے میرے خیال میں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جمہوری تقاضے جو ہیں وہ سب کو پورے کرنے چاہیے، اس میں چاہے موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت ہو.
چاہے وہ موجودہ اپوزیشن ہے یا ماضی کی اپوزیشن ہے، سب کے ساتھ جو ہے برابری کا سلوک رکھنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ دھرنے سے کیا کوئی اس کے اوپر لانگ ٹرم، پہلی بات یہ ہے کہ اس لانگ ٹرم دھرنے سے جو کے پی حکومت ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جائے گی. ان کا انتظامی امور جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ علی امین گنگا پور صاحب اگر وہاں موجود نہ ہوئے اس دھرنے میں تو پھر میں نہیں دیکھ رہا کہ علی امین گنگا پور کی موجودگی کے علاوہ جو ہے وہ وہاں دھرنا جو ہے اس کی سیکیورٹی، سیفٹی اور اس کے اوپر جو پکڑ دھکڑ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں نہیں سمجھ رہا کہ دھرنے کے اندر اتنے بھی لوگ ہوں گے جتنا پہلے جو دھرنے کے جو تھینک یو سو مچ سر. 136 دن کے تھا. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شایان نواز ہمارے ساتھ موجود تھے، حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.